साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह। बहरहाल हम लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत पहले ही जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन खैर वक्त ने जब इजाजत दी, आप सबके सामने चुनावी माहौल के बाद चुनावी नतीजे 4 जून को आपने उसका प्रमाण देखा और इसके सामने एक बहुत बड़ी साजिश जो खुल के नजर आई। मैं नहीं जानती कि आप उस साजिश को देख पाए या नहीं देख पाए, मैं नहीं जानती कि आप वो चालाकी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम उस चालाकी को समझ भी पाए और पकड़ भी पाए। अचानक से वो दर्द, अचानक से गोदी मीडिया का, इंडियन मीडिया का कंप्लीटली एक डिफरेंट नैरेटिव चलाना, जिस इंडियन मीडिया ने पूरे चुनावी दौर के माहौल में एक बार भी उन लीडर्स का जिक्र नहीं किया, एक बार भी टीवी अखबार ने ना ही दिखाया, ना ही अखबारों ने उन लीडर्स के बारे में छापा। सिर्फ और सिर्फ साजिश के चलते एक बड़ी दलित नेता को खत्म करने की कोशिश की गई। एक बड़ी दलित नेता जिसका एक बड़ा चेहरा, जो दलित आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ने चुनाव के नतीजों के बाद उसको खत्म करने की साजिश रची। एक नैरेटिव ऐसा चलाया, अखबारों ने ऐसा छापा, हर एक उस इंसान का इंटरव्यू, ओपिनियन छापे जो कभी मैटर ही नहीं किए होंगे, जो हमेशा उस पर्टिकुलर तबके का बुरा ही चाहते होंगे, हमेशा उनके बारे में इग्नोर ही किया होगा, उनके बारे में कभी दिखाया नहीं होगा। एक बड़ी दलित नेता को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए साजिश रची गई। और मेरा ये मानना है, और तमाम वो लोग जिनके बीच में आज ये बात रख रही हूँ, तमाम वो लोग जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, बौद्ध, ये एक जो बहुसंख्यक तबका बनता है, मैं इनके बारे बीच में ये बात रख रही हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात को काफी हद तक समझोगे। मैं ये बात का एहसास दिलाना आपको क्यों जरूरी है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स खास करके अगर मैं बात करूं तो एक दलित बहुजन राजनीति के बिना अधूरी है, और एक दलित लीडर के बिना, ट्रू लीडरशिप के बिना इंडियन पॉलिटिक्स कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती और कभी चल ही नहीं सकती, जो उनके हकों की बात करता हो। और इंडियन मीडिया ने आपको क्या दिखाया? अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से कि इंडियन मीडिया ने पिछले 3 महीनों से जब से ये चुनावी माहौल बना है, सिर्फ आपको 2 चेहरे दिखाए और 2 विकल्प दिखाए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। सिर्फ ये 2 चीजें करके दिखाई। कभी इन्होंने बात ही नहीं की बहन कुमारी मायावती जी की, कभी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बात ही नहीं करी। और मुझे एक बात आप बताएं, मैं उस समाज से, उन लोगों से ये चीज पूछना चाहती हूँ जो आज ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि हम लोग हार गए चुनाव, बीएसपी की वजह से 16 सीटें बीजेपी ले गई। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ठेका लिया है क्या? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। इस डेमोक्रेसी में एक नेशनल पार्टी सभी की सभी, पूरी की पूरी यूपी की सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जब देश में चुनाव होगा तो पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जो ये भूल जाते हैं हमारा असली घर कहाँ है। गलती कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी कभी फेल होती है, कभी हिट होती है, स्ट्रैटेजी बदली ऊपर नीचे जा सकती है। आप लोग जो आज पिछले 1 हफ्ते से ये नैरेटिव चल रहा है, उन लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ। मैं उस सवालों के भी जवाब दूंगी जो आप लोग मुझसे कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताना चाहती हूँ, गांधी परिवार के पीछे कांग्रेस है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है, दलित, आदिवासी, बहुजनों, आपके पीछे क्या है? किधर खड़े हो? इसने लात मारी तो इधर, इसने लात मारी तो इधर, दोनों में बस डोलते रहना है। आपके पीछे क्या है? और जो लोग मेरी बात समझ पाए, बहुजन समाज अगर मेरे को देख रहा है और मेरी बात सुन रहा है, समझ पा रहा है, तो आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ मात्र एक विकल्प, आपकी अपनी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो एक विचारधारा पे आधारित पार्टी है, जिसके पास विचार है, जिसके पास आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांतों पे कायम पार्टी है, जो किसी का बुरा नहीं करेगी, जो छल कपट जाति के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार नहीं करेगी, जो किसी का हक नहीं खाएगी, जो आपके साथ खड़ी होगी। आप बहन कुमारी मायावती जी पे बात करते हैं, आप उन पे लांछन लगाते हैं, आप उनको बताते हैं कि वो सड़कों पे नहीं आती, तो ठीक है। आप आज मुझे बताएं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने आंदोलन किया, डॉक्टर रितु ने, दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम टीचरों को डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया। तो आप मुझे इस चीज पे बता दें कि कहाँ ये जो गठबंधन, ये जो इंडिया अलायंस अभी बना है, कितने धरने किए उन्होंने, कितने सड़कों पे उतरा ये इंडियन अलायंस, कितना ये जो गठबंधन बना है, कितना जो टीचर्स डिस्प्लेस, जिनकी थाली से निवाले छीने गए, उनके लिए आके सड़कों पे बैठ के धरना की और मांग करी न्याय की और बोला कि इनको वापस प्लेसमेंट दी जाए, वापस इनको लिया जाए जॉब्स पे, इनका डिस्प्लेसमेंट गलत है, हम इनके लिए धरना करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या अन्य अलायंस का जो पार्ट बने हैं, समाजवादी पार्टी या और पार्टीज ने कितने धरने आपके लिए किए, कितने सड़कों पे आपके लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी, या 229 दिन का धरना जो आपकी बेटी डॉक्टर रितु करके आई, उसके लिए कितना साथ दिया और कितना बैठे। बहुत आसान होता है कि जब आपका कोई लीडर बैठा है ऊंची पदवी पे, क्योंकि वो दलित समाज से, क्योंकि उन्होंने सब सहा है और वो महिला है, बहुत इजी होता है पानी उस तरफ गिरना जहां ढलान है, लांछन लगाना, ये बहुत आसान है ये काम करना। लेकिन आप याद करें वो दौर, और डॉक्टर रितु से आप ये पूछते हैं कि
ऐसे तमाम अभी मैं कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स डालूंगी, आप जरूर देखिएगा। मुझे लोगों ने ये सवाल किया कि लीडर तो आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया पॉलिटिक्स करने का और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का और चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी बहुत गलत चूज करी। मतलब आप जानते भी हैं मुझे आपके वेरिफिकेशन की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि वी यूज टू फॉलो यू। प्लीज डोंट फॉलो मी, क्योंकि आप मेरे सिद्धांत, आप मेरे विचार कभी नहीं समझ सकते, आप उन चीजों को, उस दर्द को कभी नहीं समझ सकते। डॉक्टर ऋतु ने जो स्टैंड 10 साल पहले से जब से संघर्ष करिए जो लिया था, आज भी उसी स्टैंड पे खड़ी है, आज भी वो स्टैंड कायम है, आज भी वो विचारधारा, वो अम्बेडकरवादी, वो समानता की, स्वतंत्रता से पहले जो समानता की बात करता हो, जो सिद्धांतों पर चलने का, जो सर ना झुकाता हो, जो हर एक को उसके राइट्स के अधिकारों की बात करता हो, आज भी उन सिद्धांतों पे खड़ी है। अगर किसान का आंदोलन चल रहा था तो किसान मजदूर का नारा लगा के बुलंद आवाज थे, उनकी आवाज बनी। सीएनआरसी में अपने दलित गरीब भाई जिनके पास दस्तावेज नहीं है, अपने मुस्लिम भाई जिनको सताया जा रहा था, भाई बहन जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास पर्चे दिखाने की बात की जा रही थी, तो बुलंदियों से उनकी आवाज उठाई। हर आंदोलन में पहलवान बच्चों के साथ, जब देश का मान सम्मान उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही, और जब अपनी बारी आई, जब अपनी बात आई, तो वो न्याय, वो इंसाफ जो रोहित वेमुला से लेकर डॉक्टर ऋतु को मिलना चाहिए था, उसके लिए बुलंद आवाजों में लड़ी। अपना आंदोलन करते करते ये एहसास हुआ कि इतनी पावर, इतनी ताकत हम लोगों में, हमारे समाज में है कि हम एक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है तो कलम की ताकत की। क्योंकि कलम की ताकत उनके पास है, इसलिए क्रिमिनल अभी तक कुर्सी पे कार्यरत है, अभी तक वो कुर्सी पे प्रिंसिपल बनी बैठी है, और वो इसी संघ के प्रिंसिपल है जिस संघ के झंडे डंडे दरियां आप बिछाते हैं। इसी संघ की वजह से, इसी आरएसएस की वजह से वो प्रिंसिपल वहां पे बैठी है। तो आप बात करते हैं इस समानता की, आप बात करते हैं उन पार्टीज की, आप बात करते हैं इन सारी चीजों की कि ये आपके साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, तो डॉक्टर ऋतु सिंह को ये डिसीजन लेना पड़ा कि चुनाव लड़ना है और उस विचारधारा को ऊपर उठाना है मान्यवर साहब कांशीराम जी की। और दूसरी बात कि डॉक्टर ऋतु सिंह ने चंडीगढ़ से चुनाव क्यों लड़ा, डॉक्टर ऋतु सिंह ने बीएसपी की सीट से चंडीगढ़ से चुनाव क्यों लड़ा, तो मैं आपको आज आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं कि आप सबने कहा कि डॉक्टर ऋतु सिंह ने बीएसपी की सीट, बीएसपी एक नेशनल पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और एक बड़ी पार्टी, और उससे चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसके विचारों को हम जैसे युवा आगे लेकर जाएंगे। वो फ्लेम, वो जो आग आपके अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने लगाई थी, कहते हैं ना मान्यवर साहब कांशीराम जी के लिए एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और एक्चुअली में हम लोग सो गए थे, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भूल गए थे। अगर साहब कांशीराम जी नहीं होते तो हम लोग याद भी नहीं कर पाते। वो सिख, वो पंजाब का पंजाबी, दलित, सिख, जट समाज के हो चाहे वो किसी भी समाज के, वो याद रखेंगे मान्यवर साहब जब चले थे रस्ते पे चुनावी दौड़ में सबको एक करने, SC ST OBC माइनॉरिटीज तबके को, दबे कुचले तबके को एक करने, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मैनिफेस्टो, पत्रकारों ने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब मेरा मैनिफेस्टो है, क्योंकि वही एक ग्रंथ ऐसा है जो छल कपट, जो ऊंच नीच नहीं करता। और इसी के सिद्धांतों पे मान्यवर साहब की बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और उन्हीं सिद्धांतों को, उसी लेगेसी को, जिसको बहन कुमारी मायावती जी एक जो सबसे बड़ा नारीवाद का चेहरा बन के उभरी और वो उसको आगे लेकर चली, आज वो लेगेसी हमें आगे लेकर जानी। आज शुक्र मनाओ कि आपके सरमाए, सिर पे हाथ रखने वाला कोई जीवित है। जब चला जाता है इंसान दुनिया से ना, तो आप कहते हो इंसान अच्छा था। जब बाबा साहब चले गए तो उनको याद किया, आज रोते हैं कि काश थोड़ा और जी लिए होते। जब मान्यवर साहब कांशीराम नहीं रहे तो लोगों को उनकी कही बातें, उनकी सुनी बातें याद आई और उनका होना जिंदगी में याद आया। शर्म करो, आज बहन जी आपके सर पे हैं, आज आपके सर पे हाथ है, लोगों को उस चीज का डर है कि आपका सरमाया आपके सर पे है, तो उस चीज की वैल्यू करो, उस चीज को इतना क्रिटिसाइज मत करो, मत उनकी पिच पे उनके रूल्स के हिसाब से मैच खेलो, मत खेलो। आपको लगता है ये वही लोग हैं, इन लोगों ने कभी आपका रिजर्वेशन प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया। बता दीजिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में, कितनी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में आपके वाइस चांसलर्स हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के कितने वाइस चांसलर्स हैं, कितने वाइस चांसलर दलित समाज से, OBC समाज से, कितने प्रिंसिपल्स हैं आपके। तो ये सारी चीजें क्यों, मतलब आई वुड वॉन्ट टू बिलीव कांग्रेस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो दलित हितैषी है, आई वुड वांट टू बिलीव कि समाजवादी पार्टी दलित बहुजन हितैषी है, आई वुड वांट टू बिलीव कि जो बड़ी बड़ी बाबा साहेब के फोटोज, पुतले बड़े बड़े लगाने वाले आम आदमी पार्टी ये बाबा साहेब के अनुयायियों की बात करेगी, विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन देयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, लिटरली, कि उनकी जो करनी है, कार्यशैली है,
उसमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। हमें दफ्तरों के ऊपर अंदर अंबेडकर की पुस्तकें, अंबेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें नहीं चाहिए। हमें उन दफ्तरों की कुर्सियों पर अंबेडकर के अनुयायी चाहिए, वो लोग चाहिए जिनके हाथों से उनके महापुरुषों ने कलम पकड़ाई थी, आज उनके हाथों से आपने कलम छीनकर उनके हाथों में दोबारा आपने झाड़ू पकड़ा दिया। और मैं सच बताऊं, हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों की वजह से आज मजबूरी बन गई इन लोगों को दलित, आदिवासी और अंबेडकर के बारे में बात करने की, बहुजन समाज के बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में बात करने की इनकी मजबूरी बन गई। हम लोगों ने वो पर्चे झेले, हम लोगों ने वो डंडे, वो लाठी, पुलिस की वो डिटेंशन होना, वो डिटेन होना, वो जेलें हम लोगों ने झेली हैं। हम लोग जेलों तक पहुंचे आंदोलन करके, जिसमें हमने दलित आंदोलनों की बात करी, जिसमें हमने रिजर्वेशन को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की बात की, SC/ST एक्ट के डिल्यूट हो रहा था उसको बचाने की बात करी, रोस्टर मूवमेंट लड़ा हमने, इस तरीके के बड़े बड़े एब्जॉर्प्शन मूवमेंट लड़े। जब हमने ऐतिहासिक मूवमेंट्स जब लड़े, आंदोलन को सड़कों पर जीवित रखा, उस वजह से सरकारों को एहसास हुआ कि कितना जरूरी है इंडियन पॉलिटिक्स में दलित बहुजनों की बात करना और दलित लीडर्स को जिंदा रखना। इसी वजह से आज वो अंबेडकर के पुतले लेके, अंबेडकर की तस्वीरें लेके और संविधान की किताब को लेके सर पे लगाने का दिखावा करना, ये सारी चीजें करने पे मजबूर हो गए। आज चुनाव के टाइम पे वोट बीजेपी ने सावरकर के नाम पे नहीं मांगे, हेलगवार के नाम पे नहीं मांगे। आज चुनावी दौड़ में अगर उन्होंने वोट मांगे बीजेपी ने, तो संविधान के नाम पे मांगे, संविधान को आगे दिखा के मांगे। कांग्रेस ने वोट अब संविधान की पूरी पब्लिसिटी करके, संविधान को हाथ में पकड़ के संविधान के नाम पे मांगे। उन्होंने गांधी के नाम पे वोट नहीं मांगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने संविधान के नाम पे वोट मांगे। आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें दफ्तरों में लगाकर, भगत सिंह जी की तस्वीरें दफ्तरों में लगाकर उन पे वोट मांगे और किसी पे वोट नहीं मांगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आप सबको समझना कि अगर हम जैसे लोग जीवित नहीं होंगे, हम जैसे लोग जो आंदोलन करते हैं, जो अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, अगर हम लोग ये डिसेंट की आवाज अगर जीवित नहीं होगी तो आपका नाम नहीं होगा। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जैसे लोग जीवित हैं, जो आवाज उठाते हैं, हम जैसे लोग हिम्मत रखते हैं कि चुनाव लड़के संसद में पहुंचने की। और मेरा अंत में आप सबको यही कहना है कि शेर घायल हुआ है, मरा नहीं है, और बहन जी का कमबैक बहुत स्ट्रांग होगा, ये मैं दावा करती हूं। और मैं जिन लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पे वोट दिए हैं, इंडियन अलायंस को, ये सोचकर कि हमने सिर्फ बीजेपी को हराना है तो हमें वोट गठबंधन को देने हैं, उन लोगों को एहसास होना चाहिए और आज देखना चाहिए। तो क्या गठबंधन जीत गया? आज भी नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बना ली, गठबंधन नहीं जीता, 5 साल और पीछे हो गए। जिन SC/ST OBC एम्प्लॉयज ने ये सोचकर कि हमें पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, 60 से 62 हो जाएगा दोबारा से वो चीजें एज, तो क्या गठबंधन जीत गया? तब भी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखें कि कोई भी बड़े दलित नेता के बिना सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। तो खैर, आप लोगों को मेरा यही समझाने का तरीका था, बताने की बात थी कि आप लोग वापस आ जाएं अपने घर में। इज्जत, मान, सम्मान कहीं है, आपके पीछे कोई मजबूत बैक है तो वो बहुजन समाज पार्टी की है, वो आइडियोलॉजी, विचारों पे बेस्ड पार्टी है। तो आप लोग वापस जब अगले चुनाव आए तो अपनी पार्टी को मजबूत करें, जो आपके लिए लड़ेगी, जो आपको सब कुछ, आपके हक दिलवाएगी, चाहे वो प्रमोशन में हो, चाहे वो वाइस चांसलर, प्रिंसिपल बनाने तक हो, चाहे IAS ऑफिसर, DC, कलेक्टर बनाने तक हो, नेता बनाने तक हो, तो वो काम आपकी अपनी पार्टी करेगी जिसके पास विचार हैं। और क्या आज जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस नहीं किया, इसी वजह से इंडिया गठबंधन हारा, तो क्या गारंटी है कि इंडिया गठबंधन जो भी गठबंधन बन के बैठा है उसके नेता वही कायम दायम रहेंगे? क्या गारंटी है वो छोड़ के नहीं जाएंगे? यही गठबंधन पंजाब में एक दूसरे के सामने लड़ रहा है, अगेंस्ट लड़ रहा है, और चंडीगढ़ में और राज्यों में, दिल्ली में एक दूसरे के साथ हाथ मिला के लड़ रहा है। ये गठबंधन नहीं, मैंने कहा ये ठग बंधन है। और मैं कांग्रेस की अच्छी बात आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से डॉक्टर, आपने बाकी सारे देखे, 16 सीटों पे चुनाव देखा, 16 सीटें, तो बाकी जो 31-32 सीटें गठबंधन जीता है, तो वो फिर हमारी वजह से तो जीता, वो उसका श्रेय तो हमें जाना चाहिए। और डॉक्टर रितु को प्लेस करके बहुजन समाज पार्टी ने, जो चंडीगढ़ में, जहां सबसे बड़ी धांधली हुई, चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार, सेंटर में भाजपा की सरकार, अभी विनिंग पार्टी जो थी चंडीगढ़ में वो बीजेपी की, और जो मेयर इलेक्शन में आपने घपले देखे वो प्रमाण आप सबने देखा। वहां पे बहुजन समाज पार्टी का अगर कैंडिडेट नहीं होता, डॉक्टर रितु चुनाव नहीं लड़ती, तो फिर से बीजेपी आती, बीजेपी फिर से अपनी सरकार, अपना कैंडिडेट वहां से जिता के ले जाती। लेकिन हमने जो ऐतिहासिक जीत वहां से एक किस्म से दर्ज करी, बीजेपी को हरा के, वो काम हमने किया। लेकिन वहां पे भी इनके सांसद, जो इनके कैंडिडेट जो वहां से खड़े थे कांग्रेस के, उन्होंने भी हम पे लांछन लगाए, उन्होंने भी हमें बी टीम बताया। मतलब जो
अकेले अपने दम पे लड़ेगा, या तो वो बीजेपी की बी टीम है, या तो वो किसी XYZ पार्टी की बी टीम है, या तो वो RSS का संगठन से हो गया जो अपने दम पे बात करेगा। मैं आपको वो पोस्ट और वो वीडियो शेयर करूंगी कि कांग्रेस के नेता जो कैंडिडेट वहां से खड़े थे कितनी ओछी राजनीति पे, कितनी ओछी हरकतों पे आ गए कि उनके IT सेल ने, जब मैंने उनसे डिबेट के लिए ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उनके IT सेल ने मेरे लिए इतनी गंदी वीडियो बनाई और कुछ पोस्ट डाले। ये वीडियो लंबी है, जरूर देखिएगा, और ये वीडियो देखिएगा कि कांग्रेस एक दलित बहुजनों को नीचे गिराने के लिए किस हद तक गिर सकती है और इनके नेता किस हद तक, कांग्रेस के नेता गिर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया और आपके पास सवाल के जवाब नहीं थे। मैंने आपसे पूछा कि ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का कैसे, कि आप एक तरफ संविधान को हाथ में लेके चल रहे हैं अम्बेडकर का, और दूसरी तरफ अम्बेडकर के दिए हुए गरीब समाज के रिजर्वेशन को चैलेंज करके बोलते हैं कि आर्थिक तौर पर होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, उसका जो बेसिस है वो कास्ट और क्रीड, जाति और नस्ल के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो मैंने सवाल पूछा आपके पास जवाब नहीं थे, तो बहुत बड़ी बातें नहीं है। आप लोग जब कुछ नहीं होता हाथ में तो दलित बहुजनों को बी टीम बताते हैं, बहन जी को बी टीम बताते हैं, और उनके अनुयायी जो हिम्मत करके लड़ते हैं उनको आप बी टीम बताते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब को अंग्रेजों का एजेंट बताया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने CIA का एजेंट मान्यवर साहब कांचीराम जी को बताया, ये वही लोग हैं जो आज बहन कुमारी मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। हमारे मायने में बीजेपी की बी टीम आप हैं। आप लोगों ने दुनिया मीडिया को कैप्चर करके, इंडियन मीडिया ने, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर सिर्फ 2 विकल्प बता दिए, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। लेकिन जब तक हम जैसे युवा, जब तक हम जैसे बहुजन चिंतक, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के इस तरीके के बच्चे जीवित हैं, तब तक हम ये होने नहीं देंगे। और कोई भी पॉलिटिक्स हमारे बिना अधूरी है। कोई भी सरकार अगर दलितों के वोट के बिना, आदिवासी समाज के, OBC के वोट के बिना बनती हो तो मुझे आप बता दें, कोई भी सरकार हमारे वोटों के बिना पॉसिबल नहीं है। ये चीज उन लोगों को सोचने की जरूरत है जिन्होंने भर भर के वोट उनको दिए और अपना घर कमजोर किया। तो आज वही काम आपने किया कि हम उसी टहनी पे बैठ के शेख चिल्ली बन के जिस टहनी को हम खुद काट रहे हैं, तो आप जबरदस्त मुंह के बल गिरेंगे। अभी भी वक्त है, और घर वापसी करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने विचारों को मजबूत करें। मान्यवर साहब कांचीराम जी को झुठलाएं ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को झुठलाएं ना, और दूर से बैठे ख्वाब ना देखें। वो लोग आपके लिए सड़कों पे जो नहीं आते, वो लोग आपके लिए और आपके संविधान के लिए क्या लड़ेंगे। आप लोगों ने संविधान की लड़ाई लड़ने की बेड़ा उठाया, उन लोगों ने संविधान की मार्केटिंग करके, पूरा नैरेटिव सेट करके आपके हाथ से वो कमान छीन ली और मार्केटिंग करके संविधान के नाम पे वोट लेके सरकार बनाने की कोशिश करी, और एक ने तो बना भी ली। तो इसलिए जब तक आपका राज नहीं आएगा तब तक आप यूं ही फुटबॉल बनके, एक लात मारेगा तो दूसरी तरफ, दूसरे ने लात मारी तो दूसरी तरफ, यही होता रहेगा। और मेरा डॉक्टर रितु का आपको यही कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि वी यूज्ड टू फॉलो यू, हम आपको फॉलो करते थे और हम आज हम आपके इस डिसीजन से खुश नहीं हैं कि चंडीगढ़ ही क्यों, मेरी ड्यूटी मेरी पार्टी ने जहां लगाई मैंने बखूबी से निभाई, और मैं अभी भी अपने सिद्धांतों पे कायम हूं कि इन फ्यूचर भी जहां पे भी मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी मैं उसी तरीके से फ्लैग लेके अपने बहुजन संघर्षों का इसी तरीके से आगे बढ़ती जाऊंगी और चलती जाऊंगी। न झुकूंगी, न हारूंगी, डटकर यूं ही सामना करूंगी और अपने विचारों को, बाबा साहेब के विचारों को जो सम्मानता की बात करता है, उसको इसी तरीके से कायम रखूंगी। और दलित पॉलिटिक्स के बिना आपकी राजनीति, आपके विचार अधूरे हैं। और मैं इसी शब्दों के साथ आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक जाए, और खासकर उन लोगों तक जाए जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते से बहन जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। वो एक बड़ी नेता है समाज की और वो जानती हैं, और बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी एक कमबैक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक, वो वाली चीज होने वाली है। और जब तक हम जैसे लोग जीवित हैं, आप बहुजन राजनीति और इंडियन पॉलिटिक्स में नया दौड़ और नया मोड़ देखेंगे। शुक्रिया।